हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेबी क्या है। जो भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो भी इसके बारे में जानकारी रखते हैं उन लोगों ने जरूर ये नाम सुना होगा, और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये क्लियर नहीं होता है कि बेसिकली सेबी क्या होता है। तो आइए मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसको मैं थोड़ा सा एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए, एक हो गई आईसीआईसीआई बैंक, दूसरी हो गई एचडीएफसी, तीसरी हो गई एसबीआई और चौथी हो गई कोटक। तो इनके ऊपर नज़र रखने वाला कौन है? तो सिंपल है, इनके ऊपर आरबीआई की नज़र रहती है। आरबीआई के अंडर में ये सारी के सारे बैंक्स अपना काम करती है, अपने ऑपरेशंस पूरे करती है। जितने भी बैंक्स हैं सबके ऊपर आरबीआई की नज़र होती है, उनका करता धरता बेसिकली आरबीआई है। तो आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ देखी होंगी कि भाई पेटीएम पेमेंट बैंक ने जो भी उनके कंप्लायंसेस होते हैं, उनके जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनके अंडर में काम नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पेटीएम पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस है वो सस्पेंड करने की बात अभी फिलहाल आरबीआई कर रहा है, राइट। तो क्या होता है कि जितने भी बैंक्स होते हैं उनके ऊपर कौन आरबीआई की नज़र रहती है। तो वैसे ही अपने स्टॉक मार्केट में जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, जैसे अपस्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया, या फिर जो भी है, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, तो इन सबको जो रेगुलेट करती है उसको हम बोलते हैं बेसिकली सेबी। देखिए, आपको मैं एक बार नाम से पूरा क्लियर कराता हूँ। सिक्योरिटीज मतलब जो भी ये सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, बेसिकली कोई भी हम शेयर वगैरह लेते हैं इस तरीके की एंटिटी को हम बोलते हैं सिक्योरिटीज। एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज मतलब क्या हुआ, आपको तो मैंने ऑलरेडी बताया ना कि अभी हम जब भी बाई और सेल की बात करते हैं उसी को हम मार्केट बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, या फिर शेयर मार्केट में हम स्टॉक्स या फिर शेयर की लेन देन करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज बोलेंगे। तो ये सारे के सारे एक्सचेंजेस के ऊपर निगरानी करने का काम कौन करता है, सेबी करता है, ठीक है। तो आप बस ऐसा समझो कि जैसे बैंक्स के लिए आरबीआई है, वैसे जितने भी ब्रोकर्स है उनके लिए सेबी है। अभी थोड़ा सा अच्छे से एक बार डिस्कस करते हैं कि जो जैसे सेबी है, तो सेबी का भी बेसिकली कोई ना कोई तो चेयरमैन रहता होगा। देखिए, इस दुनिया में जितने भी कोई कंपनीज है, फर्म है या जो भी है, तो सबको रेगुलेट करने वाला है, फिर चलाने वाला कोई ना कोई तो होता है। तो बेसिकली जो सेबी का चेयरमैन होता है उसको एक तो एक गवर्नमेंट के मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, और रहता है फाइनेंशियल सेक्टर्स के कुछ मेंबर्स रहते हैं, और बाकी जो लीगल कम्युनिटी रहती है इंडिया की, जिनको बोलेंगे लॉयर्स। फाइनेंशियल में आएंगे तो उनको बोलेंगे हम सीए। तो ये तीन लोगों का बेसिकली एक बोर्ड रहता है, ठीक है। तो ये बोर्ड के जितने भी लोग हैं, ये सारे जो लोग हैं, ये उस चेयरमैन को डिसाइड करते हैं बेसिकली कि चेयरमैन कौन रहेगा करके। उसके बाद अभी हम समझेंगे कि सेबी के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कि सेबी की ज़रूरत क्या होती है। अभी जैसे हमने किसी भी बैंक में जाते हैं, अगर हमको कोई भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मान के चलो कि किसी बैंक ने हमसे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया या फिर कुछ भी कर दिया, इस तरीके की अगर कोई भी फ्रॉड जैसी कोई भी चीज़ हो जाती है, तो उसको आरबीआई के जो भी रूल्स है उसके अंडर में इनको पहली बात तो पालन करना पड़ेगा। और अगर मान लो नहीं किया तो इनके ऊपर पेनल्टी बैठेगी, अच्छी खासी फाइन बैठेगी। तो सिमिलरली मान लो जितने भी ब्रोकर्स होते हैं जिनके साथ हमने अपना ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करके रखा है, और मान लो अगर हमारे पैसे के साथ वो धोखाधड़ी ना करे और अपने जो ऑपरेशंस है वो स्मूथली चलाए, इसके लिए क्या रहेगा, सेबी रहेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे बेसिकली इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो लिख के रखा है वो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इसमें क्या होगा कि मान लो जैसे मैंने बाइंग और सेलिंग की कि अपने ब्रोकर के अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में, तो मैंने जितने शेयर बाय किए उतने शेयर भाई सच में आगे वाले जो भी सेलर था उसके साइड से गए या फिर नहीं गए, या फिर मैंने अगर सेल किए तो आगे वाले को सच में उतने डिलीवर हुए भी या नहीं हुए। तो इस तरीके की जो भी ट्रांसपेरेंसी एक्टिविटी होती है सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो ये सारा का सारा जो प्रोटेक्शन का काम होता है, इन्वेस्टर का पैसा इधर उधर ना जाए, वो सारा का सारा जो काम होता है वो रहता है सेबी का। सेकेंड वन है मार्केट रेगुलेशंस। तो जैसे देखिए स्टॉक मार्केट है, तो प्रॉपर स्टॉक मार्केट में जितने भी ब्रोकर्स है तो उनके जो सर्वर से वो सही से काम कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर मान लो किसी एक ब्रोकर में बार बार टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। तो फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज मतलब आ गया एनएसई और बीएसई, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड अनफेयर एक्टिविटीज। अगर मान लो कोई भी धोखाधड़ी की बात आती है, इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आपका किसी भी ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन होगा तो आपको मतलब हर वीक ईमेल भेजते रहेंगे कि अगर आपके कुछ धोखाधड़ी जैसी कोई भी चीज़ अगर आपको दिखती है तो आप हमको जरूर कॉन्टैक्ट करिए करके। तो ये बेसिकली सेबी के कुछ कुछ रूल्स होते हैं जो कि ब्रोकर्स को फॉलो करने ही होते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है प्रमोशन ऑफ मार्केट डेवलपमेंट। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे देखिए
यहाँ पे मैंने लिखा लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स इनक्रीजिंग इनोवेशंस करके। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा ही बताता हूँ। जैसे अगर अभी हमने क्या आने वाली वीडियोज में देखेंगे कि बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। तो पहले ऐसा था कि मिड कैप निफ्टी था, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज था, तो ऐसे जो इंडेक्स थे सेंसेक्स था, तो इन इंडेक्सेस में ट्रेडिंग नहीं होती थी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। तो बाद में जैसे ये एक नया प्रोडक्ट था, फिर एक नया इनोवेशन ही था समझ के मान के चलिए, तो इसको सेबी ने इंट्रोड्यूस कराया। तो इस तरीके की नई नई चीज़ें वो स्टॉक मार्केट में लाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी यहाँ पे ट्रेडर्स लोग रहते हैं या फिर इन्वेस्टर्स लोग रहते हैं, तो उनके लिए एक मतलब नई चीज़ हो जाती है। तो आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो भी हम लॉन्ग टर्म के लिए या फिर स्विंग ट्रेड के लिए अगर कोई शेयर लेते थे अपने डीमैट अकाउंट में, तो उसको सेटल होने के लिए 2 दिन लगते थे, पर अभी उसको सेटल होने के लिए बस 1 दिन लगता है। तो बेसिकली एक नया कदम था। तो इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है और बेसिकली वो भी मोटिवेटेड रहते हैं कि चलो भाई हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो थोड़ा सा एक्टिव है, राइट। फोर्थ जो पॉइंट है उसमें क्या होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक ब्रोकर्स है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एडवाइजर्स है, तो बेसिकली कि वो सारे के सारे रूल्स के अंडर में ही रह के काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर उनको थोड़ी भी कुछ कम ज़्यादा दिखती है तो वो सीधा उनका लाइसेंस रद्द कर देंगे, उनके ऊपर पेनल्टी बिठाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी जो राइट्स होते हैं वो सेबी के पास होते हैं, और सेबी का ये काम होता है बेसिकली कि अवेयरनेस मतलब फैलाई जाए लोगों में, और किसी के साथ भी धोखाधड़ी जैसी कोई भी चीज़ ना हो। तो हमने जो भी पहला पॉइंट देखा था उसमें लिखा था हमने इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन करके। तो आइए देखते हैं कि उसमें सेबी का क्या रोल है। तो उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो आपने देखा होगा बेसिकली कि अगर आपने कभी अगर सेबी की या फिर एनएससी या फिर बीएससी की कभी भी वेबसाइट विजिट की होगी, तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारे बुकलेट्स मतलब एक पीडीएफ वगैरह आपको डाउनलोड करने को मिल सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन उनको ऑर्डर भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री वीडियोस देखने को मिलेंगे। सेबी बहुत सारे वर्कशॉप या फिर सेमिनार या फिर अलग अलग कैंपेन्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता है, जिससे क्या होगा जो भी इन्वेस्टर्स लोग हैं या फिर ट्रेडर्स लोग हैं, हम जैसे रिटेलर्स हैं, तो उन लोगों में हमेशा अवेयरनेस रहे और उनका मार्केट के प्रति विश्वास बना रहे। इसके बाद अभी जो सेकंड पॉइंट है वो है इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो इसके अंडर में क्या आता है, मान के चलो अगर किसी ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर के साथ कोई धोखाधड़ी जैसा कोई सीन अगर हमको देखने को मिलता है, तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन देगा, उसका जो पोर्टल है वहाँ पे, उसमें सारा का सारा वो डिटेल में एक्सप्लेन करेगा कि उसके साथ किस तरह से धोखाधड़ी हुई है। बाद में वो अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकता है कि अभी तक उनके सेबी के साइड से किसी टीम ने उसका जो प्रॉब्लम था, उसका जो एप्लीकेशन था उसकी जांच पड़ताल की कि नहीं, उसको ट्रैक करेगा और बाद में उसको मार्क करेगा सॉल्व करके। अगर अभी तक जो नेक्स्ट पर्सन था जिसने भी धोखाधड़ी जैसी कोई भी चीज़ की है, उसके खिलाफ अभी तक अगर कोई एक्शन नहीं ली होगी तो जरूर एक्शन ली जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है मार्केट सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेबी सब करता धरता होता है, उसके सारी चीज़ों के ऊपर निगरानी होती है। तो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझाना चाहूँगा। पहला जो इसमें मैंने सब पॉइंट लिखा है वो है प्रिवेंशन फ्रॉम इनसाइडर ट्रेडिंग। आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा। हर्षद मेहता के टाइम पे इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर कोई भी नियम नहीं था। हर्षद मेहता ने जब स्कैम किया उसके बाद ये सारे के सारे रूल्स इंट्रोड्यूस हुए। तो देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट येट नोन टू द पब्लिक। तो बोलने का क्या मतलब है, अब मान के चलते हैं कि कोई एक पर्सन है, जैसे अजय है, तो अजय किसी कंपनी में काम करता है, ठीक है, और बहुत अच्छी पोस्ट पे, इसको कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस वगैरह वो सारे के सारे पता है। तो क्या होता है, और ऑलरेडी हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो कंपनी जो वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो ऐसा हो सकता है कि अजय अपने किसी दोस्त को या फिर कोई रिलेटिव वगैरह को बोल सकता है कि भाई मैं तेरे को पैसे देता हूँ, तू हमारी जो कंपनी उसमें पैसा लगा के रख। अब ऐसा समझो कि इसका कोई एक रिलेटिव है जिसका नाम है संजय। अब उसने संजय को काफी सारे फंड्स दिए, इसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए और इसको बोला कि हमारी ये जो कंपनी है इसमें काफी ज्यादा शेयर्स खरीद के रख और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हम 50-50 कर लेंगे करके। ऐसा वो इसको क्यों, संजय को क्यों बोलेगा, क्योंकि देखिए अजय उस पर्टिकुलर कंपनी में काम करता है और अगर ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करता है तो इससे ये सेबी के नजर में आ सकता है। तो ये क्या बोलेगा संजय को कि मैं तेरे को बहुत सारा अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूँ, बाद में तो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करते जा, क्योंकि आने वाले 1 महीने के अंदर हम काफी एक बड़ी न्यूज अनाउंस करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि संजय ने मान के चलते कि एक ऐसी मतलब कुछ इतनी क्वांटिटी खरीद ली जिसने उसने आज तक कभी खरीदी नहीं थी। तो इससे क्या होगा कि सेबी फिर इसको क्वेश्चन करेगा कि भाई तेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, और इसको ये भी बताना होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया करके। अगर मान के चलो इसके पास अगर ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं रहता है तो इसको सीधा 15 साल की जेल होगी और इसका जो डीमैट अकाउंट रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा, पूरा फ्रीज किया जाएगा।
तो ऐसे काफ़ी सारे रूल्स है जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई अंदर की जो न्यूज रहेगी वो हमको पता होना, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। और ये इससे देखिए मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले तो ये होगा कि अनफेयर एडवांटेज होगा। जो भी इनसाइडर बंदा है, जिसको पता थी, जैसे अजय और इसमें संजय थे, तो इनको अनफेयर एडवांटेज मिल गया। किसके मुकाबले? हम लोगों के मुकाबले। हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि उस कंपनी में क्या क्या होने वाला है करके, लेकिन इन लोगों ने उसको नीचे के प्राइस पे लेके रखा और बाद में जब प्राइस बढ़ गई तो उस प्राइस पे उन्होंने उसको बेच दिया। तो बेसिकली इन लोगों को एक अनफेयर एडवांटेज मिल गया। दूसरी बात, मार्केट या फिर वो जो शेयर है वो हो सकता है कि डिस्टेबिलाइज हो जाए। आप ऐसा सोच के देखिए कि अचानक से उस पर्टिकुलर शेयर में आज तक कभी उतना पैसा आया ही नहीं था और अचानक से उतना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, तो क्या होगा? वो जो शेयर रहेगा वो डिस्टेबिलाइज हो जाएगा। और अगर मान लो अगर वो किसी सेक्टर की जानी मानी कंपनी है या फिर लीडिंग कंपनी है, तो क्या होगा फिर? उससे ये होगा कि फिर मार्केट में भी थोड़ा बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर सेबी की खास नजर होती है और इसलिए भी पिछले सालों में सेबी ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ लाए हैं। उसके बाद सेबी ने एडवांस सर्विलेंस सिस्टम एक लॉन्च करके रखा है। तो इससे क्या होगा कि इस तरीके की जो भी अनफेयर एक्टिविटी इनको देखने को मिलेगी उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा और उनको मिल जाएगा या फिर जो भी होगा उनको फिर पूछताछ की जाएगी। थर्ड है मार्केट इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो बेसिकली इसमें भी यही चीज आती है। उसके बाद आता है अल्गोरिदमिक एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। आपने ये नाम जरूर सुना होगा, अल्गो ट्रेडिंग करके। तो बेसिकली अल्गो ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? उनको एक अपना कोडिंग करके एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है। उसमें ऐसा होता है कि जैसे उस सॉफ्टवेयर को लगेगा कि भाई चलो बाई का सिग्नल आ गया, तो ऑटोमेटिकली बाई कर लेगा और खुद ही सेल कर देगा। तो ऐसा वो एक दिन में 50 बार भी कर सकता है, 60 बार भी कर सकता है। जैसे जैसे उसको अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो खुद ही बाई सेल करता रहेगा। इसमें हमको बस उस डिमैट अकाउंट में या फिर वैलेट में पैसा डाल के रखना होता है। तो इससे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी ये जो सेबी का जो सर्विलेंस सिस्टम है वो हमेशा मॉनिटर करता रहता है। तो एडवांस सर्विलेंस सिस्टम का बेसिकली काम ही होता है कि इस तरह कोई भी एक्टिविटी अगर पाई जाती है तो उसको डायरेक्टली वो इन्फॉर्म कर सके। उसके बाद है कोऑपरेशन विद एक्सचेंजेस एंड अदर रेगुलेटर्स। तो जैसे भी म्यूचुअल फंड हो गया, एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, जितने भी ब्रोकर्स है उनके साथ सेबी हमेशा कोऑपरेट करेगा कि मान लो अगर आप लोगों को कोई तकलीफ होती है तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से मार्केट सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वो सेबी प्ले करता है स्टॉक मार्केट में। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज। तो देखिए इसमें हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि एक इन्वेस्टर है, इसके बीच में रहेगा फिर मार्केट इंटरमीडियरीज और उसके बाद जो रहेगा वो रहेगा सिक्योरिटीज मार्केट। तो देखिए इसके अंडर में कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे हो गया स्टॉक ब्रोकर, म्यूचुअल फंड कंपनीज या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर्स। तो इनका क्या रोल है? देखिए सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि हमारा जो पैसा रहेगा वो स्टॉक ब्रोकर हमारा जो भी रहेगा, जैसे अपस्टॉक्स हो गया, जीरोधा, एंजल वन ग्रुप, जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स है हम उनके वैलेट में अपना पैसा रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, उस पैसे से हम कोई भी अगर शेयर लेंगे तो बेसिकली वो सिक्योरिटीज मार्केट का एक ट्रांजेक्शन बन रहा है। तो इन्वेस्टर और सिक्योरिटी मार्केट के बीच में जो भी काम करा जाएगा वो इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आप ये बात समझ गए। उसके बाद कोई भी जैसे जितने भी ब्रोकर्स हैं उनके साइड से कोई भी टेक्निकल ग्लिच ना आ रहा हो, टेक्निकल ग्लिचेस हो गया, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, इसके बाद हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है वो स्मूथली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं, अगर इनको ऐसा समझ में आता है कि भाई ये जो म्यूचुअल फंड का बेसिकली सर्वर हो गया या फिर स्टॉक ब्रोकर का हो गया, अगर वो उसमें बार बार टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी देखने को मिलती है या फिर उनका जो प्लेटफॉर्म है वो स्मूथली वर्क अगर नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, सेबी के पास पूरा का पूरा लाइसेंस होता है, उनके पास पूरा का पूरा पावर होता है। एक तो एक इनके ऊपर बहुत भारी पेनल्टी बिठा सकते हैं या फिर इनका डायरेक्टली लाइसेंस ही रद्द कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो अगर किसी को स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस चाहिए होगा या फिर म्यूचुअल फंड का लाइसेंस चाहिए होगा, तो उसको सेबी से सबसे पहले तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके अंदर में जो भी नॉर्म्स वगैरह आते हैं उसके अंदर उसको सबसे पहले बैठना पड़ेगा उस कंपनी को। और दूसरी बात यह है कि उसके पास उतनी सिक्योरिटीज होनी चाहिए, उतना बैकअप होना चाहिए कि मान लो अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो भी बाद में वो रिफंड कर सके उतना ज़्यादा अमाउंट जो भी उसने लोगों से लेके रखा है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो सारी सेबी के अंडर में आती है। और आप ऐसा समझ के चलो कि जब तक सेबी है, सेबी के जो भी रूल्स है, तब तक कोई भी हमको ऐसी फ्रॉड जैसी एक्टिविटी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल सकती। तो जब भी हमको ऐसा कुछ देखने को मिला है कि मान लो किसी ने किसी के साथ धोखाधड़ी का काम किया है, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं,
और आज तक अगर इस तरीके का कोई नियम नहीं था, तो सेबी ने बिल्कुल कुछ ही टाइम बाद नए नए ऐसे कायदे कानून लाए हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो मुझे लगता है कि आपको सेबी के बारे में मैंने जितनी भी जानकारी दी, आपको सारी की सारी समझ में आ गई होंगी और आपको अभी इसके अलावा और कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, जिससे हमारे जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे वो आपको जरूर मिले। थैंक यू।